आज हम लोग केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक आता है जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं किसी भी एटम का। तो जैसे कोई भी एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट के एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी उनमें इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को समझना सीखेंगे हम लोग। इसके लिए जो सबसे पहली चीज है जो इम्पोर्टेंट है वो है एटलीस्ट आपको एटॉमिक नंबर याद हो। तो 1 से लेकर 20 तक के जो एटॉमिक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ऐसे ही हाइड्रोजन के बाद आपका हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऐसे आपके सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम करते हैं उसके लिए हम शेल का यूज करते हैं। के शेल, एल, एम, एन एंड सो ऑन, इस तरह के शेल होते हैं। के शेल जो होता है ये हमारा सबसे पहला शेल है। तो किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2n²। जहां पर n का मतलब है नंबर ऑफ शेल, कि किसी भी कौन से शेल की हम बात कर रहे हैं। सपोज अगर हम के शेल की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू हो गई 1। तो के शेल में अगर हमें जानना है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्योंकि के पहला शेल है तो 2 और n की जगह हम पुट करेंगे 1²। सॉल्व करने पे हमें क्या मिला 2, यानी के शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 2। सिमिलरली अगर हम एल शेल की बात करें तो 2, एल सेकंड नंबर का शेल है तो यहाँ n की जगह 2 पुट करते हैं और इसका स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो हमें मिलेगा 8। इट मीन्स एल शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। ऐसे ही हम बाकी के शेल के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे m के लिए अगर हम देखें तो 2 और n की वैल्यू 3² इट मीन्स 18। तो m शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18। इस तरीके से हम ये जान सकते हैं कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जब भी किसी एटम के लिए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहां पर हमारा अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स करते हैं। जो सबसे पहली शेल हम बनाएंगे इसे हम कहेंगे के शेल। ये के शेल है। इसके बाहर में हमारे पास होता है एल शेल, है ना, एल। एंड देन एम शेल, उसके बाद एन शेल एंड सिमिलरली बाकी के सेल्स चलते रहे। तो सबसे पहला जो के शेल है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहाँ पर के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे। देन उसके बाद अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उनको हम एल शेल में पुट करेंगे। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन है तो भी एल शेल में, 2 है देन एल शेल, 3 इलेक्ट्रॉन्स बच गए तो भी एल शेल, 4 है तो एल शेल तक। ऐसे हम इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं। क्लियर है? यानी जो के शेल होगा उसमें हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे। एल शेल में हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं। सिमिलरली जो एम शेल है इसमें हम मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका करें, जैसा कि हम जानते हैं कैल्शियम में जो जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है, ये जो 20 यहाँ लिखा गया है ये कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है। तो इट मीन्स कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इतने ही प्रोटॉन्स होंगे। तो ये जो 20 प्रोटॉन है वो यहाँ पर अंदर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, राइट। अब बाकी के जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं उनका हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। फिर जो इसके बाद एल शेल आएगा, एल शेल में कुल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर कुल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि हम जानते हैं एल शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग 8 हो सकती है, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन के शेल, 8 इलेक्ट्रॉन एल शेल में, इस तरह हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल होगा। अब अगले शेल में आएंगे तो अगला शेल है हमारा एम।
हम जानते हैं अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 है, तो अब देखो 10 हुआ, बाकी के 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो हमने ये जाना कि एम शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन वो 10 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे फील नहीं करेंगे। यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। आगे चलोगे आप तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और बर्ग रूल्स ये सब सीखोगे, तो ये जान पाओगे कि इसकी कैपेसिटी 18 है, बट अभी भी हम यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन ही क्यों फील कर रहे हैं। फिलहाल ऐसे समझो कि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन के बाद जो एनर्जी लेवल होता है वो ज्यादा होने की वजह से अगले शेल में इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाते हैं, राइट। तो के में 2 हुए, एल में हुआ 8, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर आगे एम शेल आते हैं, इसमें भी 8 हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे है ना। यानी कि हमारे पास कैल्शियम के लिए जो हमने स्ट्रक्चर बनाया उसमें के, एल, एम और एन, 4 शेल का हमने यूज किया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लिखेंगे वो होगा 2, 8, 8 एंड 2। इसी तरीके से हम बाकी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जैसे सपोज करो अगर हम सोडियम के लिए समझते हैं ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहले शेल में इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 2, अगले शेल में 8, तो 2 एंड 8 10 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जो एक इलेक्ट्रॉन बचा वो यहाँ पे। सिमिलरली अगर हम समझते हैं, लेट सपोज हम बात करते हैं एल्युमिनियम की, है ना। तो यहाँ पर कितने एटॉमिक नंबर होता है 13, यानी इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में 8, 10 हुए, फिर अगले में 3, तो 13 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं किसी भी एटम का। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो किसी भी एटम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है, जैसे ये के शेल, एल शेल, एम और एन, तो इसका जो सबसे बाहर वाला शेल है वो कौन सा शेल है, एन शेल है। तो जो सबसे बाहर वाला शेल होगा उस शेल को हम आउटर मोस्ट शेल कह रहे हैं। इस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो कैल्शियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2, राइट। सिमिलरली सोडियम के लिए अगर हम बात करें तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1, एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। वैलेंसी है क्या, तो वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की। अगर हमें ये जानना है कि किसी भी एलिमेंट के जो एटम है वो दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन होंगे या नहीं होंगे, इसका पता हमें लगता है वैलेंसी के साथ। अगर किसी एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, हम दो चीजें समझ रहे हैं, एक हम बात कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूसरी बात कर रहे हैं वैलेंसी की, राइट। तो अगर किसी एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसकी वैलेंसी 1 होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर किसी के में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वो इजीली अपने उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। जैसा कि हम जानते हैं, सोडियम के लिए समझते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर, जैसा पीछे समझे थे। जैसे कि हमारा न्यूक्लियस हो गया, राइट। अब इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे। इसका जो अगला शेल होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 6, 3, 3, 6 एंड 8। तो 2 + 8 10, और अगला जो शेल होगा, सॉरी, अगला जो शेल होगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। क्योंकि एक ही बचा है हमारे पास, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर 2, 8 और 1। अब हर एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है स्टेबल होने के लिए। तो सोडियम भी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। ऑक्टेट मीन्स हर एलिमेंट चाहता है कि उसका आउटर मोस्ट जो है वो फुलफिल हो जाए। हीलियम को अगर हम छोड़ दें तो बाकी के सभी एलिमेंट्स ये चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट में
8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जिससे कि वो स्टेबल हो जाए। अब इसके बाहर 1 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के आए, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो बहुत हाई होगी। तो उस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट की वजह से 7 इलेक्ट्रॉन्स को ले पाना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो दूसरे ऑप्शन पे ये जाता है, अपने इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है ना। अगर ये अपना ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो क्या होगा? अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता तो इसका ये जो आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट वाला शेल है, एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, तो इस आउटर मोस्ट शेल की जरूरत ही नहीं बचेगी। जैसे ही आउटर मोस्ट शेल हटता है, वैसे ही अब इसके बाहर देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। तो अगर किसी की भी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, तो उसके लिए यही बेहतर होगा कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। इट मीन्स उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1। सिमिलरली अगर किसी के आउटर मोस्ट में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 2, 3 होगा तो वैलेंसी 3, 4 है तो उसकी वैलेंसी 4, 5 है। अब देखो, अगर किसी के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी जो वैलेंसी होगी, अब 5 इलेक्ट्रॉन ये ज्यादा है ना, तो ये दे नहीं सकता। तो ये क्या करेगा? अपने किसी भी नेबरहुड से जहां से पॉसिबल हो सके, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा या 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो स्टेबल होने के लिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको? सभी चाहते हैं 8 हो जाए, यहाँ पे कितना है? 5। तो ये अगर हम माइनस कर दें तो इसकी वैलेंसी हो गई 3। सिमिलरली 6 है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, तो वैलेंसी हो गई 2। 7 है तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। और 8 है तो वैलेंसी 0, क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्टेबल है ना। तो इस तरह से हम किसी एलिमेंट की वैलेंसी पता कर सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 तो वैलेंसी 1, 2, यहाँ देखो 4 तक तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, वही उसकी वैलेंसी हो जाएगा। बाकी उससे ज्यादा पे जब हम चलेंगे तो हम देखते हैं कि 8 होने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो उसकी वैलेंसी बन जाता है। आई होप वैलेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वैलेंसी पे हम थोड़ी और बात आगे बढ़ाएं, तो वैलेंसी दो तरह की होगी। एक वैलेंसी को हम कांस्टेंट वैलेंसी बोलेंगे, कांस्टेंट वैलेंसी। और दूसरा है वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे हम नाम से समझ पा रहे हैं, अगर किसी एलिमेंट की वैलेंसी फिक्स है तो हम बोलेंगे कांस्टेंट वैलेंसी। जैसे हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है ना। ऐसे अगर हम कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है। तो इन सब की वैलेंसी फिक्स है, तो ये हो गई कांस्टेंट वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी क्या है? तो कुछ ऐसे एटम्स हैं एलिमेंट की जिनकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती, वो चेंज होती रहती है, तो उन्हें हम वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम सल्फर की बात करते हैं, तो सल्फर की वैलेंसी फिक्स नहीं है, इसकी वैलेंसी 2 या 4 या 6 हो सकती है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं फास्फोरस की, पी, तो इसकी भी वैलेंसी फिक्स नहीं है, इसकी वैलेंसी 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। तो इस तरह के जो एटम होंगे, इनकी वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी है, क्योंकि इनकी वैलेंसी फिक्स नहीं है, तो हम इन्हें वेरिएबल वैलेंसी की कंडीशन कैटेगरी में रख रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद नॉर्मली अगर हम देखें तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 281। अब हम जानते हैं इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये शेयर तो करेगा नहीं, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ये किसी के साथ कंबाइन होगा, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसका मतलब इस पर अगर ये डोनेट कर रहा है, यानी इस पर चार्ज क्या हो जाएगा? प्लस का। राइट। इस पे चार्ज क्या हो गया? प्लस का। तो ये क्या बना? एक आयन, सोडियम प्लस, मतलब आयन हो। अच्छा, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमसे पूछा जाए
कि Na प्लस इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि जब Na प्लस हुआ तो ये क्यों हुआ? तो इसके न्यूक्लियस में अभी भी 11 प्रोटॉन है, बट आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देने की वजह से इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। मतलब इसको ऐसे समझो, इसके अंदर अभी भी प्लस 11 है, 11 प्रोटॉन। बट आउटर मोस्ट में जो पहले इसके माइनस 11 था, 11 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होने की वजह से सोडियम के पास माइनस 11 था ना यहाँ पे। तो अंदर प्लस 11, बाहर माइनस 11, इस वजह से इस पे कोई चार्ज नहीं था, ये न्यूट्रल था। बट यहाँ पे क्या हुआ, अंदर में इसके जो प्रोटॉन है वो स्टिल 11 है, बट बाहर के जो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देने की वजह से बाहर में इलेक्ट्रॉन हो गए इसके 10, यानी -10। राइट। अब ओवरऑल जब हम देखेंगे तो +11 -10 मतलब क्या बचा? +1। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से सोडियम पर एक चार्ज हो गया प्लस का। तो यहाँ पे जो सोडियम है वो एक एटम है, और यहाँ ये जो लिखा हुआ है ये एक आयन है। राइट। आयन पर चार्ज कैसा है? प्लस का, इस वजह से ये एक पॉजिटिव आयन है। सिमिलरली अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे देन वी विल गेट 2, 8 एंड 7। तो यहाँ पर क्लोरीन एक एटम है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन और आउटर मोस्ट में 17 इलेक्ट्रॉन है। तो ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल हो गया। तो क्लोरीन एटम है। अब अगर ये किसी के साथ कंबाइन होगा तो ऑब्वियसली इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत पड़ेगी, और एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से ये क्या बनाएगा? निगेटिव आयन बनाएगा, है ना। अब जैसे ही माइनस चार्ज लगा, आप समझ गए होंगे कि इसके न्यूक्लियस में अभी भी 17 प्रोटॉन है, बट आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेने की वजह से इसके आउटर मोस्ट में -18 हो गया। तो ओवरऑल चार्ज देखो माइनस का। तो ये क्या हुआ? ये क्लोरीन का एटम और ये क्लोरीन का आयन। अब इस पर माइनस चार्ज होने की वजह से ये एक निगेटिव आयन है। तो Na क्या है? पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव है तो इसे हम कैटायन बोलते हैं। क्लोरीन Cl- तो ये निगेटिव आयन है, और इसे हम एनायन बोलते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो Na का सोडियम की वैलेंसी 1 और Cl की वैलेंसी भी 1। तो बनता क्या है? NaCl। पर इनके बीच शेयरिंग नहीं हुई है, इन्होंने एक दूसरे सोडियम ने दिया, क्लोरीन ने लिया, इस वजह से इस पर चार्ज पॉजिटिव, इस पर चार्ज निगेटिव। तो यहाँ पर ये जो पूरा बनता है ये बन जाता है एक आयनिक कंपाउंड। राइट। तो इस तरीके से हम चार्ज को समझ सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर निगेटिव चार्ज होगा। अच्छा, सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। इस पर जो चार्ज होता है वो माइनस चार्ज होता है, OH पर -1। अच्छा, इसकी हेल्प से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे अगर मान लो सोडियम है हमारे पास और हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम का चार्ज 1, सॉरी वैलेंसी 1, और हाइड्रोक्साइड इसकी वैलेंसी 1। अब ऐसे अगर हम क्रिस्क्रॉस मेथड यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये क्या बनेगा? NaOH। राइट। नाम हो जाएगा इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे सपोज करो हम बात कर रहे हैं सोडियम की, और उसके साथ हम ले रहे हैं क्लोरीन को, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, क्योंकि 11 एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन 2, 8 और 1 के फॉर्म में हो रहा था। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 10 हो गया, अगले शेल में 7। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब ये देखो कि क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि ये दोनों आपस में तभी जुड़ेंगे जब दोनों का फायदा होगा, है ना, म्यूचुअल बेनिफिट दोनों का। इसके पास आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये चाहेगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन छूट जाए,
और इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो यहाँ पर ये सोडियम अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे देगा, जिससे इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये हुआ डोनर। और डोनर है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसलिए इस पर एक चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव का। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, गेन किया है, इस वजह से क्लोरीन पर जो चार्ज है वो हो जाएगा माइनस। तो Na और Cl दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के बनाते हैं NaCl, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि डोनेट सोडियम ने डोनेट किया इसलिए पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन ने गेन किया इस वजह से उस पर निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड बना है, ये एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म हुआ है ना। आयनिक क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पर चार्ज है। चार्ज नहीं होता तो हम उसे कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। ये क्या कहलाएगा? आयनिक कंपाउंड, राइट। अच्छा, अगर सेम यही चीज हम हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ करके देखते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का जैसे अभी हमने पीछे सीखा 2, 8 एंड 7, तो इसको एक की रिक्वायरमेंट है, तो यहां पर एक है। बट ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे नहीं सकता, जैसे यहाँ पे बताया, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, है ना। ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, यानी उस एक इलेक्ट्रॉन का दोनों ही यूज करेंगे। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच यहाँ पर शेयरिंग हो रही है, यानी किसी ने किसी को डोनेट या गेन नहीं किया, इस वजह से यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं बना, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर जो HCl बनता है, ये एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये एक कोवैलेंट कंपाउंड हुआ, क्योंकि यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयरिंग की है, तो इसे हम कहेंगे कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड। इन सब के बारे में बहुत डिटेल आप लोग पढ़ोगे क्लास 10th में। तो कोवैलेंट कंपाउंड ये फॉर्म हो गया। पीछे हमने आयनिक कंपाउंड समझा था। तो आयनिक कंपाउंड कब फॉर्म हो रहा था? जब इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे थे या गेन किया जा रहा था। कोवैलेंट कंपाउंड कब फॉर्म हो रहा है? जब इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा रहे हैं, है ना। अच्छा, इन चीजों को, ये जो फॉर्मूले बन रहे हैं, इनको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। ये बनते कैसे हैं, इसको सीख लेते हैं। आई होप आयनिक और कोवैलेंट ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये, जैसा पीछे हमने सीखा, एलिमेंट्स के जो एटम है वो कंबाइन क्यों होते हैं? ड्यू टू वैलेंसी। वैलेंसी के अकॉर्डिंग क्यों होते हैं? स्टेबल होने के लिए। और वैलेंसी के अकॉर्डिंग कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ। तो जैसे अभी हमने पीछे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए समझा, तो जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा वो इनकी वैलेंसी पे डिपेंड करेगा। कैसे लिखेंगे? तो जो इसकी वैलेंसी है उसको यहाँ नीचे लिखते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, है ना। वैलेंसी निकालना पीछे सीखा हमने। तो अब यहाँ पे क्रॉस क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करते हैं। तो ये जो 2 है वो हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा, है ना, यहाँ पे लिखेंगे। और 1 ऑक्सीजन के साथ, तो इस तरह से ये H2O फॉर्म होता है। अब यहाँ पर देखो, एक इलेक्ट्रॉन था, एक ये ऑक्सीजन के एक एटम के साथ हाइड्रोजन के 2 एटम कंबाइन हो रहे हैं, तो ये एक कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। सिमिलरली अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं और सपोज करो इसके साथ हम क्लोरीन लेते हैं, तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 और क्लोरीन की वैलेंसी 1। अगेन सेम चीज अप्लाई करेंगे, ऐसे क्रिस क्रॉस मेथड। तो हम यहाँ देखेंगे कैल्शियम के साथ क्या आएगा? 1, 1 लिखते नहीं है ना। और क्लोरीन के साथ क्या हो जाएगा? 2। तो कैल्शियम क्लोराइड, ये भी एक कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म हो, राइट। अच्छा, इसी तरह से हम कार्बन और ऑक्सीजन के लिए देखते हैं। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? 2। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2,4, यानी इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? कार्बन की वैलेंसी 4, है ना। अब देखो ये 4 और ये 2 है, तो जब भी क्रिस क्रॉस करोगे तो उससे पहले हम इनको सिंपल रेशियो में लिखेंगे। तो दोनों ही 2 से डिविजिबल है, तो इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो यहाँ 2 और ये 1, एंड देन हम क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करें, तो कार्बन 1 एंड ऑक्सीजन 2।
इसको तो बहुत पहले से ही सुनते पढ़ते आ रहे हो। तो ये बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। राइट, आई होप धीरे धीरे चीजें समझ आ रही होंगी। अच्छा, सिमिलरली अगर हम कुछ और लेते हैं, सपोज करो कार्बन के साथ हम हाइड्रोजन को लेते हैं, राइट। तो कार्बन की वैलेंसी 4, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो सी के साथ 1 और हाइड्रोजन के साथ 4, तो CH4। इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं।